नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, इधर केजरीवाल की नाव कैसे डूब गई, एग्जिट पोल में क्या गजब खेला हो गया, आज आपको दिखाऊंगा। वो एग्जिट पोल जो आपने टीवी पर अब तक नहीं देखा, जो 8 तारीख का असल रिजल्ट बताएगा, वो एग्जिट पोल भी लाया हूं। केजरीवाल की सरकार जानी तय या एग्जिट पोल हो जाएंगे गलत साबित, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, पब्लिक ने कैमरे पर क्या बताया, वो भी लेकर आया हूं। इसके अलावा केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, कौन कौन अपनी सीट हार रहा है या हार सकता है, इसका डेटा भी है। केजरीवाल दिल्ली जीते तो भी बीजेपी का बड़ा फायदा, राहुल गांधी रोएंगे क्या, आज ये भी बताऊंगा। इसके अलावा मिल्कीपुर उपचुनाव पर क्या खबर आई, योगी ने अखिलेश से अयोध्या की हार का बदला ले लिया क्या, महाकुंभ पहुंचे पीएम मोदी ने सनातनियों के लिए वो किया जो आपको हैरान कर देगा, और ट्रंप से मिलने पहुंचे मोदी, उससे पहले ही अमेरिका ने कट्टरपंथियों और एजेंडाधारियों का तगड़ा इलाज कर दिया। मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या किया कि कांग्रेस हाथ धोकर पीछे पड़ गई, इसका भी चैप्टर होगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। तिरुपति मंदिर बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया है। इन कर्मचारियों को हिंदू परंपराओं का पालन करने के नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया। इसके बाद यह एक्शन लिया गया। इन कर्मचारियों के किसी भी हिंदू धार्मिक आयोजन में भाग लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें सरकारी विभागों में ट्रांसफर या वीआरएस लेने का विकल्प दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से अपील की है कि ऑफिस के काम के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करने से बचिए। वित्त मंत्रालय ने चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई इक्विपमेंट का यूज करने से बचने के लिए कहा है, क्योंकि ये चैट बॉट सरकारी दस्तावेजों और डेटा की गोपनीयता के लिए खतरा पैदा करते हैं। महाराष्ट्र में जीबीएस के 3 नए मामले सामने आए। इसके बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 166 हो गई। अभी तक 130 मरीजों में जीबीएस की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी मरीजों में बीमारी के लक्षण पाए गए। वहीं 52 मरीज अब तक ठीक भी हो गए हैं और 5 मरीजों की मौत हुई। जीबीएस एक रेयर ऑटो इम्यून बीमारी है, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम होती जाती है। नोएडा के 4 स्कूल्स को आज ईमेल के जरिए बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूलों में छानबीन की गई। बॉम्ब स्क्वाड की मदद से स्कूलों में छानबीन की गई, लेकिन पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। साइबर टीम अब धमकी भरे ईमेल की जांच कर रही है और पुलिस ने जनता से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। कोलकाता में स्थित इस किले को 1781 में अंग्रेजों ने बनवाया था और इसका नाम किंग विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। अब इसका नाम विजय दुर्ग रख दिया गया है, जो महाराष्ट्र में सिंधु दुर्ग तट पर स्थित सबसे पुराना किला है और छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में मराठों का नौसैनिक अड्डा था। सूखे से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश के लिए राहत से भरी खबर आई है। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश हुई है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। शिमला के नारकंडा और कुफरी में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी 4 इंच तक का स्नोफॉल हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद अटल टनल बंद कर दिया गया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी ने महाकुंभ में डुबकी लगाई, इधर केजरीवाल की ही नाव डूब गई क्या, एग्जिट पोल में क्या गजब खेला हो गया है। वो एग्जिट पोल जो आपने टीवी पर अब तक नहीं देखा, जो 8 तारीख का असल रिजल्ट बताएगा, वो भी लेकर आया हूं। केजरीवाल की सरकार जानी तय या एग्जिट पोल हो जाएंगे गलत साबित, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, पब्लिक क्या बता रही है। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, कौन कौन अपनी सीट हार सकता है, और केजरीवाल दिल्ली जीते तो भी बीजेपी का बड़ा फायदा, राहुल गांधी बैठकर रोएंगे, आज सबसे पहले इसका चर्चा। आज दिल्ली में वोटिंग हो गई और वोटिंग के बाद सभी ये पूछ रहे हैं बॉस कि किसको कितनी सीट आ रही है, सरकार कौन बना रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स भी हुए, उनके रिजल्ट भी आए जो हैरान करने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई दिल्ली का वोटर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों को बड़ा सरप्राइज देने वाला है? आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सनातन के सबसे बड़े पर्व में डुबकी लगाई है, उसकी भी बात करूंगा, उसका भी चैप्टर दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस बात को समझ लीजिए कि दिल्ली का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आज दिल्ली में जो वोटिंग हुई, जिसके नतीजे 8 तारीख को आएंगे, वो नतीजे देश में आने वाले कई सालों तक की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। खासतौर पर विपक्ष की राजनीति कैसे आगे चलेगी,
क्या कांग्रेस और राहुल गांधी किनारे लगा दिए जाएंगे? दिल्ली के नतीजे तय कर देंगे, क्योंकि अगर केजरीवाल मजबूत होकर आएंगे तो राहुल गांधी की राजनीति का धुआं होना तय। अगर केजरीवाल कमजोर होंगे तो नरेंद्र मोदी का सियासी ब्रांड अपने चरम पर होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को छोड़ दिया जाए और केजरीवाल को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नेता नहीं जिसकी राजनीति को नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में रगड़ा नहीं। इस पर अगर दिल्ली को नरेंद्र मोदी ने जीत लिया तो फिर यह बीजेपी के लिए एक अभेद्य किले को भेदने जैसा होगा, क्योंकि बीजेपी 27-28 साल से दिल्ली नहीं जीती भाई। 27 साल से बीजेपी सरकार में नहीं दिल्ली। 27 साल पहले दिल्ली में बीजेपी का सीएम था, तब से दिल्ली में बीजेपी का कोई सीएम बना ही नहीं। इसके बाद 15 साल कांग्रेस का राजा रहा और फिर केजरीवाल की एंट्री हुई, तो 10-11 साल से तो केजरीवाल पकड़े हुए हैं कुर्सी। लेकिन केजरीवाल का राज चलता रहेगा या नहीं, आज दिल्ली की जनता ने यह तय कर दिया। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की किस्मत आज लॉक कर दी है। लेकिन 8 फरवरी को नतीजों से पहले एग्जिट पोल के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसने कईयों को चौंका दिया। करीब करीब 10 एग्जिट पोल के रिजल्ट आ गए हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को केजरीवाल से बढ़त का अनुमान लगाया गया है। जैसे जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45 सीट मिलने का अनुमान है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस 0 से 2 सीट पा सकती है, अन्य को 1 सीट। इसी तरह से मैट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा है कि बीजेपी 35 से 40 के बीच रहेगी, आम आदमी पार्टी 32 से 37, कांग्रेस को एक आध मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 36 से 44 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का खाता ना खुलेगा बॉस, ये तो ये कह रहा है। पी मार्क के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 49 सीटें 49 तक सीट आ सकती है, आम आदमी पार्टी को 21 से 31, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 28, कांग्रेस को 2 से 3। पीपल पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट मिलेगी, बीजेपी ये वाला एग्जिट पोल तो कह रहा है बीजेपी 60 तक चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और कांग्रेस का खाता ना खुलेगा। पीपल इनसाइट एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 से 44 सीट, आम आदमी पार्टी को 24 से 29, कांग्रेस के खाते में 2 सीट। पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 42 से 50 सीट मिल सकती है, आपको 18 से 25 और कांग्रेस को 2। ये 8 एग्जिट पोल सीधे सीधे बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, बीजेपी की सरकार दिखा रहे हैं। सब कह रहे हैं बीजेपी 40 क्रॉस कर जाएगी, केजरीवाल की पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी। अब ये 8 एग्जिट पोल एक साथ जब बीजेपी की सरकार की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता गदगद हैं, बीजेपी के नेता जीत का हैं। एक बार जरा उनके दावे सुनिए, फिर आपको वो 2 एग्जिट पोल भी दिखाऊंगा जो कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। वेव, मोदी जी की वेव, देश में जो विकास हुआ है उसी प्रकार से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली में विकास हो, दिल्ली वाले चाहते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे नेतृत्व की मार्गदर्शन के साथ साथ स्ट्रेटेजी, उसके एवज में ऊब गए दिल्ली वाले केजरीवाल जी से। तो इसीलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं इन पर भी विश्वास नहीं, इनसे और आगे जाएगा और आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 50 को क्रॉस करेगी। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि दिल्ली की जनता ने बहुत प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज दिया, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत शिद्दत और जुनून के साथ हम सब ने काम किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व, इन सब ने जो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को दी है, दिल्ली में आपदा जा रही है, भारतीय जनता पार्टी आ रही है। यानी एग्जिट पोल को देखकर बीजेपी के नेताओं ने तो बधाई दे दी अपने कार्यकर्ताओं को, लेकिन 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनमें केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो फिर से जीत सकते हैं। इसमें वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल, जिसमें आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटों का अनुमान है, बीजेपी को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 1 सीट। एक और एग्जिट पोल है माइंड ब्रिंक, वो ये कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को बड़ी बढ़त है, आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटें जीतेगी, बीजेपी को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस का खाता खुल जाए तो बड़ी बात है। कांग्रेस का हाल इस वक्त विराट कोहली जैसा हो रखा है, रन बना दे तो बहुत बड़ी बात, वैसे ही कांग्रेस का खाता खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इन सभी 10 एग्जिट पोल्स का औसत निकाला जाए तो क्या आंकड़ा निकलता है, पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। जो पोल ऑफ पोल्स का दावा है, सारे एग्जिट पोल का अगर आप एक तरह से उसका एवरेज निकालिएगा तो भैया इसको क्या हो गया, ये तो चलने से मना कर रहा है, अब चलेगा। हाँ, पोल ऑफ पोल्स जो है
अगर आप उसको देखेंगे, पोल ऑफ पोल्स दिल्ली में बीजेपी को दे रहा है 36 से 42 सीट, और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए होती है? 36। यानी सारे एग्जिट पोल का एवरेज कह रहा है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी को पोल ऑफ पोल्स में अगर आप देखेंगे तो 27 से 33 सीट आ सकती है। अब ये 33 जो है वो 36 से बहुत दूर नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी वाले भी अभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़े हैं। और कांग्रेस को लेकर सारे एग्जिट पोल को मिलाइएगा तो पोल ऑफ पोल्स कहता है कि कांग्रेस 0 से 1 सीट आ सकती है। यानी सारे एग्जिट पोल के एवरेज में बीजेपी को आम आदमी पार्टी से थोड़ी बढ़त दिख रही है। अब 8 फरवरी को पता चलेगा कि बीजेपी को जो ये बढ़त है वो वाकई में बड़ी बढ़त है, कांटे की टक्कर है, या मामला केजरीवाल के पक्ष में चला जाएगा। फिलहाल तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अपने अपने दावे हैं, एक बार उनको सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि वीआईपी सीटों का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, अवध ओझा, इनकी सीटों पर क्या होने वाला है, और नवभारत के कैमरे पर पब्लिक एग्जिट पोल क्या दे रही है, सब दिखाऊंगा। पहले नेताओं को सुनिए। निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है। अरविंद केजरीवाल जी पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो हार रहे हैं। अब इंतजार करते हैं 8 तारीख का, और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था, उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। तो भैया हर कोई कह रहा है कि सरकार हम ही बना रहे हैं, हम नेता हैं तो ऐसा तो बोलेंगे। एग्जिट पोल में दिल्ली की हॉट सीट्स पर अगर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए यह चुनाव मुश्किल दिख रहा है। जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट प्रवेश वर्मा के जीतने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कालकाजी सीट पर मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव हार सकती हैं। जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट रमेश बिदूड़ी चुनाव जीत सकते हैं। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार सकते हैं, और इस सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट तरविंदर सिंह मारवा के जीतने का अनुमान है। हालांकि ग्रेटर कैलाश सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज की जीत कब पक्की है, और बीजेपी के कैंडिडेट शिखा राय यहां हार जाएंगे। करावल नगर से बीजेपी के कैंडिडेट कपिल मिश्रा जीत सकते हैं। एग्जिट पोल में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनोज त्यागी की हार का अनुमान है। मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद, यहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। जेवीसी एग्जिट पोल के मुताबिक इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मोहन बिष्ट जीत सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अदील अहमद खान हार सकते हैं। मोहन बिष्ट ये वो शख्स हैं जिन्हें जंगपुरा से टिकट मिलना था, लेकिन उनको यहां शिफ्ट किया गया था, तो बाद में अब वो यहां जीत सकते हैं। और यहां कहा जा रहा है कि बाकी पार्टियों ने मुसलमान कैंडिडेट उतारे, एमआईएम ने भी, एआईएमआईएम ने भी, कांग्रेस ने भी, आपने भी, तो मुस्लिम वोट बट गया है, इसलिए बीजेपी को यहां फायदा हो सकता है। यानी एक तरफ एग्जिट पोल अपना रिजल्ट बता रहे हैं, दूसरी तरफ सट्टा बाजार में भी जबरदस्त हलचल मची हुई है। एक दिन पहले तक फलोदी सट्टा बाजार आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 37 से 39 सीट दे रहा था। अब वही फलोदी सट्टा बाजार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 35 से 37 सीट दे रहा है। फलोदी सट्टा बाजार में कल के मुकाबले बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं। कल बीजेपी को 31 से 33 सीट देने वाला फलोदी सट्टा बाजार अब कह रहा है कि बीजेपी 33 से 35 पहुंच सकती है। यानी फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक कांटे की टक्कर है दिल्ली में। यह वही फलोदी सट्टा बाजार है जिसने पिछली बार आम आदमी पार्टी को 55 सीटें दी थी और आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आई थी। इसी वजह से आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। एक बार आम आदमी पार्टी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि क्या साइलेंट वोटर आम आदमी पार्टी का रक्षक साबित होगा और इन एग्जिट पोल को गलत साबित कर देगा क्या? नहीं, एग्जिट पोल पे आसानी से इतना विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने बताया कि तीनों एग्जिट पोल के अंदर हमें जो बहुमत मिला, जो सीटें मिली 2013 में, फिर 15 में, फिर 20 में, वो एग्जिट पोल में कहीं नहीं थी। और अभी आपने हरियाणा के एग्जिट पोल के नतीजे भी देखे हैं, तो इंतजार करो, 8 तारीख को नतीजे सुखद होंगे। आम आदमी पार्टी का अपना दावा है कि 45 से कम सीटें ना आने वाली उनको। बीजेपी का भी दावा है कि 45 से कम सीट उनको भी नहीं आएगी।
तो ऐसे तो विधानसभा में 90 सीट होनी चाहिए, लेकिन है 70, तो कोई तो एक झोल कर रहा है। एग्जिट पोल जो कहानी बता रही है उसमें बीजेपी को बढ़त जरूर है, लेकिन कुछ बातें यहां ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, दिल्ली में बहुत बड़ा वोट बैंक झुग्गी और बस्तियों का है, जिन्हें साइलेंट वोटर माना जाता है। ये एकमुश्त वोट देते हैं और जिसे भी वोट देते हैं उन्हीं की सरकार दिल्ली में बन जाती है। 2013 से पहले दिल्ली की झुग्गियों का यह साइलेंट वोट बैंक कांग्रेस के पास हुआ करता था, फिर यह शिफ्ट होकर आम आदमी पार्टी के पास चला गया। इस बार के चुनाव में यह ध्यान देना होगा कि क्या सर्वे एजेंसियां एग्जिट पोल में इस बड़े साइलेंट वोट बैंक की नब्ज को समझने में कामयाब रही हैं या नहीं। अगर एग्जिट पोल इन साइलेंट वोट बैंक के मूड को पकड़ने में फेल हो रहते हैं तो फिर दिल्ली में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को जो बड़ी राहत दी, क्या उससे केजरीवाल के जो वोकल वोटर्स हैं, जो जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं, वो मिडिल क्लास वोटर बीजेपी की तरफ चला गया है क्या। तीसरी बात, केजरीवाल के 2100 रुपए वाले वादे को लेकर यह उम्मीद की गई कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली की महिलाएं भी अपने घर के पुरुषों को एक तरफा वोट करने के लिए बना लेंगी। अगर सर्वे एजेंसी इस फैक्टर को मिस कर रहे हैं तो भी एग्जिट पोल और नतीजों में बड़ा अंतर दिख सकता है, जैसा महाराष्ट्र और झारखंड में हुआ। ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि हाल ही में हुए हरियाणा चुनाव और 2021 में हुए बंगाल चुनाव में सर्वे एजेंसियां जो एग्जिट पोल दिखा रही थी, रिजल्ट उसके बिल्कुल उलट आया था। इसलिए 2 दिन का इंतजार और है। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि यह भी एग्जिट पोल पलटेगा और वो सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल के अनुमान पर आम आदमी पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी ही बनेगी। आप दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि इस हार जीत के मायने क्या होंगे। भाजपा विपक्ष है और कई दिखा रहे हैं कि जी भाजपा सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी विपक्ष है, कांग्रेस तो जीरो है। जो कॉमन सब में है वो है कांग्रेस जीरो। मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे ही था। ग्राउंड के रियलिटी के अनुसार आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी और कोई बड़ी बात नहीं अगर पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दे। हर कोई ग्राउंड पे होने की ही बात करता है। हरियाणा में कांग्रेस कह रही थी कि हम ग्राउंड पे हैं, बीजेपी कहीं है ये नहीं है। आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी भी बहुत कॉन्फिडेंट है। अगर दिल्ली में बीजेपी की जीत होती है तो बहुत ही ऐतिहासिक होगी, क्योंकि 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। दिल्ली जीतने पर ब्रांड मोदी की सियासी चमक और बढ़ जाएगी। दिल्ली की जीत से नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी और पस्त होंगे। इसी साल होने वाले बिहार चुनाव में भी दिल्ली की जीत का असर दिखेगा, क्योंकि बीजेपी ने पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र जीता और अगर दिल्ली में भी भूचाल ला दिया तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर बीजेपी दिल्ली हार भी जाती तो भी बीजेपी का बंपर फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर दिल्ली में केजरीवाल जीते तो केजरीवाल फिर कांग्रेस से पूरा बदला लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो इनको कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचारी आदमी है, इसकी पार्टी बेकार है, ऐसी पार्टी को तो पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए। तो केजरीवाल भूलेंगे नहीं, वो बदला लेंगे और बाकी जगह हिसाब बराबर करेंगे। केजरीवाल, अखिलेश और ममता मिलकर राहुल की राजनीति को धुआं करेंगे। अखिलेश और ममता पहले से राहुल गांधी के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं। कल ही अखिलेश यादव ने संसद में कांग्रेस को धो दिया था। केजरीवाल के जीतने पर इंडी गठबंधन में कांग्रेस की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। इंडी गठबंधन में जितनी फाइट होगी वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उतना ही फायदा पहुंचाएगी। इसलिए बीजेपी की अगर दिल्ली विधानसभा में सीटें बढ़ भी गईं और सरकार न भी बनी तो भी बीजेपी का फायदा। एग्जिट पोल सही साबित हुए और बीजेपी की सरकार बनी तो भी बीजेपी का फायदा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होगी या एग्जिट पोल गलत साबित हो जाएंगे, ये तो 8 फरवरी को पता लग जाएगा। लेकिन जमीन पर लड़ाई कांटे की है, ये सब कह रहे हैं। आज वोटिंग के दिन जगह जगह बवाल मचा। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वोटर को धमकाया गया। बीजेपी आरोप लगाती रही कि बुरके की आड़ में बोगस वोटिंग हो रही थी। इसका सच क्या है वो आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आज दिन भर गजब बवाल कटा है बॉस। देखिए, एक झलक देखिए। कैसे मांगे जाना थे इस घर में? मैं कह रहा हूँ तमीज में। हेलो, इसको रेड से जा सकता आदमी, ना बाहर से आ सकता कोई आदमी, ना बाहर जा सकता आदमी, तो आपने इसको छावड़ी बना रखा है पूरा का पूरा।
दिल्ली में आज वोटिंग के दौरान जैसा बवाल मचा वैसा तो कभी आपने सुना देखा नहीं होगा। पहला बवाल सीलमपुर में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बुरके में फर्जी वोटिंग का आरोप लगा दिया। दूसरा आरोप लगा कस्तूरबा नगर में फर्जी वोट स्लिप के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार हुए। तीसरा, नई दिल्ली में वोटर्स को जबरन साथ ले जा रहा है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पकड़ा गया। चौथा, अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के बूथ एजेंट्स को बंधक बनाने का आरोप लगाया। पांचवां, एंड्रयूजगंज में फर्जी वोटिंग को लेकर पोलिंग बूथ पर जबरदस्त हंगामा हुआ। छठा, जंगपुरा में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया। सातवां, चिराग दिल्ली और कालकाजी में आम आदमी पार्टी ने बैरिकेडिंग लगाकर वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया। आठवां, विश्वासनगर में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। नौवां, ओखला में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान ने मुस्लिम वोटर्स को रोकने का आरोप लगाया। 10वां, बीआरपी कैंप तुगलक रोड में बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया। मतलब दिन भर इधर से बीजेपी आरोप लगा रही थी, उधर से केजरीवाल की पार्टी आरोप लगा रही थी। दिल्ली में वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से फर्जी मतदान के आरोप लगाने का सिलसिला दिन भर चला। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया सीलमपुर, जहां एक मतदान केंद्र पर बुरके में महिलाओं के फर्जी मतदान की खबर उड़ गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। फिर पोलिंग बूथ के बाहर जबरदस्त हंगामा होने लगा। बीजेपी आरोप लगा रही थी कि बूथ पर बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है और इसके लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने बाहर से लोगों को बुला रखा है। एक बार दिखाइए कैसे वहां माहौल गर्मा गया था। बीजेपी का आरोप था कि आम आदमी पार्टी ने बुरके में फर्जी वोटिंग करवाई, लेकिन दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग कुछ और ही कह रहा है। दिल्ली पुलिस ने जांच करने के बाद बताया कि कोई फर्जी मतदान हुआ ही नहीं, बस कंफ्यूजन हुआ। और दिल्ली पुलिस के मुताबिक सीलमपुर में एक महिला ने शिकायत की थी कि उनका वोट पहले से ही किसी और ने डाल दिया है। जांच में पता चला कि सेम नाम वाली 2 मुस्लिम महिला वोटर्स को लेकर कंफ्यूजन हो गया। दोनों महिलाओं के पहचान पत्र पर एक ही एड्रेस था। वेरिफिकेशन के बाद दोनों महिलाओं को वोट डालने की परमिशन दे दी गई। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार ने आरोप लगा दिया कि सीलमपुर में फर्जी वोटिंग चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि बवाल के बाद सीलमपुर में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया। सीलमपुर में तो पुलिस के दखल के बाद बवाल थम गया, लेकिन दिल्ली के कस्तूरबा नगर में फर्जी वोटर स्लिप लेकर वोट डालने पहुंचे 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हार के डर से फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगा दिया। सुनिए फर्जी वोटिंग के आरोप पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को। मतदान करते हुए व्यक्ति पकड़े गए और ऐसे दिल्ली के अनेक क्षेत्रों से खबर आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। यानी एक तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटिंग करवाने का आरोप लगाया, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसे ही आरोप बीजेपी पर लगाए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से बीजेपी फर्जी वोटिंग करवा रही है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने वीडियो भी शेयर की। यह वीडियो दिल्ली के गांधीनगर इलाके का है, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि वोटर कार्ड, स्लिप और आधार कार्ड होने के बावजूद कई लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और जब लोग पोलिंग बूथ पहुंचे तो उनका वोट पहले ही डाला जा चुका था। जरा ये वीडियो देखिए। हम गांधीनगर विधानसभा में खड़े हैं, जैसे कि कल भी आपने देखा था बीजेपी वाले हाथ से बुखला चुके हैं। आज भी ये बूथ नंबर के बाहर में खड़ा हूँ, ये माता जी मेरे पास आई। इन माता जी की ये पर्ची है, ये पहचान पत्र है, ये आधार कार्ड है, सब कुछ है। पर उंगली देखिए, इनका कोई निशान नहीं लगा हुआ, कोई निशान इनके नहीं लगा हुआ। पर ये अंदर गई तो इनका वोट डल चुका है। वो बोले कि इनका वोट डल गया, ये जाविए बोले मैंने तो वोट नहीं डाला, वो बोले ना वोट डाल चुकी। तो ये फर्जीवाड़ा इधर चल रहा है। माता जी आपने वोट तो नहीं डाला अभी तक, कोई निशान है आपके? नहीं। वो क्या बोल रहे कि वोट डल गया? वो बोल रहे वोट डल गया। आपके साथ भी ऐसे हुआ था? हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने जनकपुरी का भी एक वीडियो शेयर किया। आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से कई वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, जिसकी वजह से वो वोट ही नहीं डाल पाए। जरा एक बार ये वीडियो भी देखिए।
मैं निगम पार्षद डिम्पल आहूजा वार्ड 104 से। आज मेरे साथ ये सभी मेरे साथी खड़े हैं, इन सबका वोटर ID कार्ड काट दिया गया है। ये वोट डालने के हक नहीं रखते। देखिए इनके पास वोटर ID कार्ड भी है। मेरे मैं हर साल वोट डालती हूँ, पर इस बार मेरा वोट काट दिया गया अपराध होने के बावजूद। आप बताइए। मैंने पिछली बार ही वोट डाला, उससे पहले ही वोट डाला, मेरा इस बार वोट डिलीट कर दिया गया है, जो कि मैं यहाँ 15 साल से यानी आम आदमी पार्टी वीडियोस डालकर आरोप लगाती रही। आम आदमी पार्टी भले ही दिल्ली पुलिस पर मुस्लिम इलाकों में लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाती रही, लेकिन इन इलाकों से जो तस्वीरें आई उसमें तो कुछ और ही दिखा। दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटों पर आज भर भर के वोटिंग हुई। बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, सीमापुरी, मटिया महल, बल्ली मारान और ओखला सीट पर वोटर्स की लंबी लंबी लाइन नजर आई। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ वोटिंग में गड़बड़ी का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि नई दिल्ली पर पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बंधक बनाने का भी आरोप लगा दिया। पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी उनके रिलीवर को अंदर नहीं जाने दे रहे, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया, लिखा कि यह तो हद हो गई, रिलीवर को कैसे अंदर नहीं जाने दोगे? अंदर वाले बूथ एजेंट को अगर टॉयलेट जाना है तो क्या उसे बंदी बनाकर रखोगे? उसकी जगह रिलीवर तो जाएगा। यह तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आप बूथ एजेंट को बंदी बनाकर कैसे रख सकते हो? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि फर्जी वोटिंग या विवाद की जानकारी पोलिंग बूथ से बाहर आने से रोकने के लिए यह सब किया गया। एक बार राघव चड्ढा को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि और क्या आरोप लगे और क्या क्या कहानी हुई दिल्ली में। कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कई जगह से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं। लगभग आधे बूथ्स पर ये कंप्लेंट आ रही है कि रिलीवर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात हैं, वो हमारे रिलीवर्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अगर रिलीवर अंदर नहीं जाएगा और अगर हमारा पोलिंग एजेंट बाहर नहीं आएगा तो कितना मतदान हुआ उस बूथ पर, वहां पर कोई फर्जी वोटिंग या किसी प्रकार का कोई विवाद तो नहीं हुआ, ईवीएम ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, सारी चीजें अधिकृत तौर पे सामने नहीं आ सकती। दिल्ली में वोटिंग के दौरान कुछ जगह पर बम्पर नेता नगरी भी देखने को मिली। कहीं कैश बांटने के आरोप लगाकर हंगामा मचाया गया, तो कहीं पुलिस पर वोटर्स को वोट देने से रोकने का आरोप लगाकर विवाद खड़ा हुआ, जिसके जरिए वोट का तो पता नहीं, लेकिन नेताओं ने लाइमलाइट खूब बटोरी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ही ले लीजिए, जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके आरोप लगाया कि उनके विधानसभा क्षेत्र जंगपुरा में बीजेपी वाले वोटर्स को पैसे बांट रहे थे। मनीष सिसोदिया ने एक वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें वो एक इमारत के सामने खड़े हैं और खूब जोर शोर से चीखते हुए आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खुलेआम वोटर्स को एक इमारत में ले जा रही थी और पैसे बांट रही थी। सिसोदिया ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग और पुलिस भी बीजेपी के साथ मिल गए। एक बार वीडियो देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि जब सिसोदिया आरोप लगा रहे थे तब वहां बीजेपी वाले क्या कर रहे थे। इस घर में पैसा बट रहा था, अभी तक सील नहीं किया है, इसको रेड नहीं किया चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बंटवा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे पैसा बांटा जा रहा है। इस घर में ये घर है, यहाँ पे रेड करवाओ। चुनाव आयोग से मैं कह रहा हूँ रेड करवाइए, यहाँ पे रेड करवाओ। इस घर में पैसा पड़ा हुआ है और ये 3 टेबल बीजेपी के लगवा रखी है प्रशासन ने। अब वीडियो तो देख लिया आपने, मनीष सिसोदिया को आरोप लगाते भी सुन लिया, लेकिन मनीष सिसोदिया बीजेपी पर पैसे बांटने का जो आरोप लगा रहे थे वैसा कुछ वीडियो में तो दिखा नहीं। मतलब अगर इमारत में पैसे बांटे जा रहे थे तो उसका कोई वीडियो भी तो होना चाहिए, कोई चश्मदीद गवाही देता। बीजेपी ने जिन लोगों को पैसे दिए, जैसा कि सिसोदिया ने आरोप लगाया, उनमें से ही कोई आकर कह देता कि भाई उसे बीजेपी ने पैसे दिए और उसने पैसे लिए हैं और अंदर पैसा बट रहा है, ये किसने बताया? और जिसने बताया वो बाहर आकर बता रहा है तो कैमरे पे भी बता देता। लेकिन ना तो मनीष सिसोदिया ने पैसे बांटे जाने का कोई सबूत दिया, ना पुलिस को कोई सबूत या गवाह मिला। इसलिए दिल्ली पुलिस ने सिसोदिया के आरोप को खारिज कर दिया और कह दिया कि पैसे बांटने के आरोप साबित नहीं हुए। लेकिन जब मनीष सिसोदिया को लगा कि पैसे बांटने के आरोप वाला दाव नहीं चल पाया, तो उन्होंने यह कहकर पुलिस वालों से बहसबाजी शुरू कर दी कि वहां बीजेपी की 3 टेबल क्यों लगी, टेबल पर भगवा कपड़ा क्यों रखा हुआ है। सुनिए, देखिए फिर क्या हुआ। 3 टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रखी है पुलिस ने। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल 3। अभी राकेश सागर को बुलाना होगा। राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी परचेस होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है यहाँ पे। वो नहीं चलेगा, ये बीजेपी की दिख रही है आपको। बीजेपी के लोग बैठे हुए, बीजेपी के लोग बैठा रखे 3-3 टेबल पे लाइन लगा रखी। 3-3 लोग रहे, 3-3 टेबल लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। मनीष सिसोदिया के इस दावे का सच भी अब जान लीजिए।
पुलिस के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सिसोदिया जिन 3 टेबलों को बीजेपी की बता रहे थे, उसमें से सिर्फ एक ही टेबल बीजेपी की थी, दूसरी टेबल बीएसपी के कैंडिडेट की थी और तीसरी टेबल एक निर्दलीय उम्मीदवार की थी। इसलिए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के समर्थकों के आरोपों को बीजेपी समर्थक भी ज्यादा भाव नहीं दे रहे और सिसोदिया के सामने ही जोर शोर से मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। सुनिए, देखिए क्या हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि ये सब देख के तो लग रहा है कि मनीष सिसोदिया का मामला फंसा हुआ है, बॉस टाइट है मामला, इसलिए सब हंगामा कर रहे हैं। इस बवाल के बीच दिल्ली में जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया, आपको वो भी बताता हूं। दिल्ली की जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। जनता ने जंगपुरा में क्या सोच के वोट दिया है, ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि सौरभ भारद्वाज ने वोटिंग के बीच क्या बड़ा आरोप लगाया। वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उनको मुद्दा चाहिए ना। तो बंदा हार रहा होगा तो बोलेगा। आप जिसको पता है कि हाँ मेरी सीट जाने वाली है, वो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाएगा ही उठाएगा। सारे रोड खराब हो गए, ठेका शराब का, बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ शराब का ठेका खुल गया। 10 साल डेवलपमेंट नहीं हुई, जो पिछले एमएलए नजर नहीं आया, उस मुद्दे को देख के वोट डाला है जी, उस मुद्दे को देख के वोट डाला है। आज जब पूर्व डिप्टी सीएम ने जंगपुरा में जंग छेड़ी, तभी दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी अपने विधानसभा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन से भिड़ रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि चिराग दिल्ली में पुलिस वाले लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस आरोप के साथ सौरभ भारद्वाज ने सबसे पहले एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें ऑटो रिक्शा में बैठी एक महिला वोटर से सौरभ बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाले उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि सौरभ भारद्वाज क्यों कह रहे थे कि पुलिस लोगों को वोट डालने से रोक रही है। हाँ जी बताओ, कहाँ जाना है आपको? वोट डालने जाना है। कहाँ पे जाना है वोट डालने? चिराग दिल्ली से हो आप? तो आपको ही पुलिस वाला क्यों रोक रहा है? जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे। देखिए, अब एक खुल्लम खुल्ला एक वोटर वोट डालने आई है ऑटो के अंदर, ठीक है, और ये पुलिस वाले इसको नहीं जाने दे रहे हैं। इसी वीडियो को आधार बनाकर सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस चिराग दिल्ली के इलाके में एक वोटिंग सेंटर पर लोगों को वोट डालने से रोकने की कोशिश कर रही है। दरअसल पुलिस ने चिराग दिल्ली में एक वोटिंग सेंटर के नजदीक बैरिकेडिंग की हुई थी। सौरभ भारद्वाज को लगा कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लोगों को वोट देने से रोकने के लिए की है, इसलिए सौरभ भारद्वाज बुरी तरह भन्ना गए। वो पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर पूछ रहे थे कि बताओ बैरिकेडिंग क्यों की, बैरिकेडिंग क्यों की। अब पुलिस वाले सौरभ भारद्वाज को क्या ही जवाब देते। पुलिस वाले कहते रहे कि उन्हें अफसरों ने ऐसा करने के लिए कहा है, लेकिन सौरभ मानने को तैयार नहीं थे। सौरभ भारद्वाज पुलिस वालों को सवाल पूछ पूछ कर लगातार उनके पीछे पड़े हुए थे। तभी वहां साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान आ गए। जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, वैसे ही सौरभ भारद्वाज लगभग भागते हुए डीसीपी के पास पहुंच गए और बैरिकेडिंग लगाने की वजह पूछने लगे। डीसीपी ने बताया कि चुनाव आयोग का निर्देश है बॉस कि जरूरत महसूस हो तो मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में निजी वाहनों का प्रवेश रोका जा सकता है, लेकिन सौरभ भारद्वाज इस जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुए। सुनिए क्या हुआ वहां। कि जी यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है और हमारे गांव पे बैरिकेडिंग क्यों कर रखी है आपने? पूरा जैम लगवा रखा आपके एसएचओ और एसीपी ने यहाँ पे। वहां पर जो इंस्पेक्टर है वो कह रहा है कि जी सीनियर ऑफिसर से पूछो। सीनियर ऑफिसर से पूछा तो वो भाग गए, उन्होंने बताया नहीं। चिराग दिल्ली पे आपने ये कर रखी है बैरिकेडिंग, शाहपुर गेट पे बैरिकेडिंग कर रखी है। जो आदमी आता है आप उसको कहते हो इधर चले जाओ, दूसरी गाड़ी को इधर लाके वहाँ पे जैम लगवा दे। नहीं, इसमें ना जो इसे गाइडलाइंस है। क्या गाइडलाइन है? 200 मीटर की गाइडलाइन है, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। अच्छा, तो फिर जी के ग्रेटर कैलाश के अंदर भी नहीं है अलाउड? मैं आपको दिखा ग्रेटर कैलाश में, सुनिए, ग्रेटर कैलाश में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, साउथ एक्स में स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी हो रही है, पैदल उतर के आदमी अंदर जाके वोट डाल रहे हैं। कहाँ है गाइडलाइन? मैं अभी आरओ से बात करता हूँ। आप आरओ से बात कर लीजिए प्लीज। आरओ, ये मेन रोड कैसे बंद कर दोगे आप? तो दिन भर यही हंगामा चलता रहा। शाम में एग्जिट पोल आए, उन्होंने कहा कि हंगामा कोई भी करे, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। लेकिन 8 तारीख को रिजल्ट क्या कहेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए टाइम्स नाउ नव भारत पर सुबह 7 बजे से रिजल्ट वाले दिन मेरे साथ जुड़ जाइएगा, खटाखट रिजल्ट बताएंगे। पाठशाला में फिलहाल अगली क्लास। महाकुंभ पहुंचे पीएम मोदी ने सनातनियों के लिए वो किया जो आपको हैरान कर देगा। पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा, न कहीं ट्रैफिक रुका, न लोग परेशान हुए। क्या था स्मार्ट ट्रैवल प्लान और वहां क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। कल लोकसभा में विपक्ष की धुलाई करने के बाद आज पीएम मोदी महाकुंभ पहुंचे। पीएम मोदी ऐसे वक्त में महाकुंभ पहुंचे हैं जहां महाकुंभ के आयोजन को लेकर विपक्ष नेगेटिव कैंपेन चला रहा है। महाकुंभ की ब्रांडिंग को दर्दनाक हादसे के इर्द गिर्द बुनने में लगा है। ऐसा दिखा रहा है जैसे महाकुंभ में सिर्फ भगदड़ ही मच रही है, लोग मरे ही जा रहे हैं।
कुछ हुआ है नहीं हुआ है इससे उनको फर्क नहीं पड़ता। महाकुंभ जाने पर मर जाओगे ऐसा वाला माहौल बना दिया गया है। लेकिन पीएम मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर पूरे माहौल को बदल दिया, एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनके आने से एक नए भरोसे का जन्म हुआ। उन्होंने महाकुंभ में आकर यह संदेश दिया कि उस दर्दनाक हादसे के बाद अब आगे बढ़ने की जरूरत है। महाकुंभ को लेकर नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हादसे की वजह से महाकुंभ की व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूट रहा था और उसे फिर से जोड़ने की कोशिश पीएम मोदी ने की। महाकुंभ आकर पीएम मोदी ने सीएम योगी के भरोसे को भी बढ़ाया, क्योंकि हादसे की वजह से सीएम योगी पर लगातार राजनीतिक अटैक हो रहे थे। महाकुंभ आकर पीएम मोदी ने संदेश भी दे दिया कि वीआईपी व्यवस्था की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पीएम मोदी के दौरे से आम श्रद्धालुओं को कम से कम दिक्कत हो इसका ख्याल रखा गया। हालांकि पीएम मोदी अगर छींक भी दें तो विपक्ष को उसमें भी पॉलिटिक्स नजर आती। और यहां तो बात पीएम मोदी के महाकुंभ में संगम स्नान की थी, वो भी ऐसे दिन जब दिल्ली में वोटिंग हो रही थी। अयोध्या की सीट मिल्कीपुर में उपचुनाव था, इसलिए विपक्ष ने पीएम मोदी के दौरे को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया। मिल्कीपुर में क्या हुआ है, बीजेपी हार रही है जीत रही है, अभी आगे बताऊंगा। लेकिन पीएम मोदी के महाकुंभ जाने पर विपक्ष ने कैसे कैसे आरोप लगाए वो आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान आम श्रद्धालुओं के लिए ना तो कोई रास्ता बंद किया ना कोई पुल बंद किया गया। यानी पीएम मोदी के संगम स्नान करने के दौरान आम श्रद्धालुओं को, हर सनातनी को कोई तकलीफ ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया। इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको पीएम मोदी के संगम स्नान की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पीएम मोदी ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। गंगा नदी के प्रति पीएम मोदी की विशेष श्रद्धा भी है। वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक पीएम मोदी गंगा में कई बार आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद पीएम मोदी ने सूर्य देव को प्रणाम किया, सूर्य देव को जल अर्पित किया, अर्घ्य दिया। पीएम मोदी ने गंगा और यमुना के संगम में खड़े होकर मंत्रोच्चार भी किया। संगम में स्नान करने के बाद पीएम मोदी ने गंगा पूजा की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वहां कई पंडित भी थे जिनके निर्देश पर पीएम मोदी ने गंगा पूजन किया। गंगा पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने मां गंगा को दूध अर्पित किया। गंगा पूजा बिना दूध अर्पित किए पूरी नहीं होती। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मां गंगा की आरती की। इस दौरान वहां पर मंत्रोच्चार होता रहा। पीएम ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र संगम में स्नान के बाद पूजा अर्चना का परम सौभाग्य मिला। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। मां गंगा से समस्त देशवासियों के सुख समृद्धि, आरोग्य और कल्याण की कामना की। प्रयागराज के दिव्य भव्य महाकुंभ में आस्था, भक्ति और अध्यात्म का संगम हर किसी को अभिभूत कर रहा है। संगम में स्नान करने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लौट गए। पीएम मोदी और सीएम योगी ने बोट से अरैल घाट तक का सफर किया और इस दौरान पीएम मोदी लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लोगों की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। अरैल घाट पहुंचकर पीएम मोदी ने कुछ देर तक लोगों का अभिवादन फिर से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कुछ देर अपने आसपास के लोगों से बात की, उसके बाद गाड़ी की तरफ बढ़ गए। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में बैठकर अरैल घाट से रवाना हुए। जो लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ में टेंशन है, ये तस्वीर उनको देखनी चाहिए। पीएम मोदी पहले भी योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा चुके हैं। आज भी सीएम योगी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर मैसेज दे दिया कि वो पीएम मोदी सीएम योगी के काम को लेकर क्या सोचते हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी को सुख शांति और संतोष तो मिला, लेकिन विपक्ष का सुख चैन गायब हो गया। पीएम मोदी के गंगा में डुबकी लगाते ही विपक्ष की नींद उड़ गई। विपक्ष के नेता पीएम मोदी के संगम में डुबकी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। गजब गजब सवाल, क्योंकि पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले कई नेता तो खुद महाकुंभ गए भी नहीं। आप देखिए कि पीएम मोदी की आस्था पर किस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि दिल्ली चुनाव के लिए संगम में पीएम मोदी ने फोटो सेशन किया, तो राहुल गांधी से भी करा लेते। जो 0 सीट आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक शायद 1 हो जाती। कांग्रेस के ही नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि पीएम मोदी ने कैसी डुबकी लगाई, उनका सिर तो पानी के ऊपर ही था। सिर पानी के ऊपर था, बाकी शरीर तो पानी में था। राहुल गांधी तो पानी में उतरे तक नहीं, उनका तो पैर का नाखून भी पानी में नहीं गया। भेजिए तो एक बार उनको मां। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी ने महाकुंभ हादसे पर कुछ नहीं कहा। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे भी चले जाते। मतलब कुछ भी विरोध करना है। नरेंद्र मोदी महाकुंभ चले गए, स्नान कर लिया, पॉलिटिक्स है, ये है वो है। अगर महाकुंभ जाकर पीएम मोदी ने दिल्ली के वोटर्स को प्रभावित करने की ताकत रखी हुई है, तो विपक्ष के किसी ने हाथ बांधे हैं। आप में ताकत नहीं है, आप भी जाइए डुबकी लगाइए। लेकिन आप यहां प्रचार कर रहे हैं तब तो 0 सीट आ रही है।
वहां से इतना दूर से प्रचार क्या कर पाइएगा? विपक्ष को यह पता है कि वो डुबकी लगा ले, सिर के बल खड़ा हो जाए। चुनाव में उनकी ब्रांड वैल्यू उतनी है ही नहीं जितनी पीएम मोदी की। पिछले चुनाव के आंकड़े भी यही बताते हैं कि जब जब पीएम मोदी वोटिंग के दिन किसी तीर्थ स्थान पर गए, तब तब बीजेपी को चुनाव में फायदा हुआ। प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसे कई मौके आए जब पीएम मोदी वोटिंग वाले दिन तीर्थ यात्रा पर रहे और बीजेपी को जीत मिली। जैसे पिछले साल हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को वोटिंग, उस दिन पीएम मोदी महाराष्ट्र में जगदंबा माता के मंदिर गए थे। नतीजा, बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से हरियाणा में जीत हासिल। पिछले साल लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून 2024 को हुई थी। उस दिन पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना की। नतीजा, तीसरी बार मोदी सरकार बनी। इसी तरह लोकसभा चुनाव 2019 में आखिरी चरण की वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने केदारनाथ में ध्यान लगाया था। नतीजा, बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 12 दिसंबर को वोटिंग थी। उस दिन पीएम मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा की थी। नतीजा, गुजरात में जीत मिली। इसके अलावा साल 2017 में 8 मार्च को यूपी विधानसभा के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हुई थी। उस दिन पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की थी। बीजेपी यूपी जीत गई। हालांकि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन भी पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की थी, लेकिन बीजेपी को दोनों चुनाव में हार मिली। तो भाई उनका अपना तरीका है। कई बार आदमी चुनाव के तनाव से दूर रहने के लिए अध्यात्म के पास चला जाता है, कई बार भाई वो भगवान से मांगने जाते होंगे कुछ। आपको किसी ने मना किया है? आप भी कीजिए ना भाई। वोटिंग वाले दिन पीएम मोदी के किसी तीर्थ स्थल पर जाने से वोटिंग पर कितना असर पड़ता है इसका डेटा तो है नहीं, लेकिन जिसको जो कहानी बना रही है वो अपने हिसाब से बना रहा है। महाकुंभ से कांग्रेस को इतनी दिक्कत है, पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने कह दिया था कि क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी, लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी परिवार के साथ 9 फरवरी को महाकुंभ जा सकते हैं। डीके शिव कुमार के महाकुंभ जाने की खबर पर बीजेपी ने उन्हें यह कहकर घेर लिया कि क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो डीके शिव कुमार से नहीं पूछेंगे कि उनके डुबकी लगाने से क्या गरीबी कम हो जाएगी? इस विवाद पर डीके शिव कुमार का कहना है कि वो महाकुंभ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये उनका पर्सनल मैटर है। यह धर्म और कर्म का विषय है, हमारी आस्था, विश्वास और परंपरा का विषय। डीके शिव कुमार ने कहा कि उनकी आस्था पर किसी को टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। तो यही तो लाखों करोड़ों सनातनी कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं डुबकी लगाने, खड़गे जी को क्या दिक्कत हो रही है? डीके शिव कुमार ने जो कहा वो बात सही है। महाकुंभ में जाना या नहीं जाना अपनी अपनी आस्था का विषय, लेकिन जब पीएम मोदी महाकुंभ जाते हैं तो कांग्रेस के नेता उस पर राजनीति करने लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जब महाकुंभ आने का प्रोग्राम बना तो यह कहा गया कि इस दौरान आम लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि प्रधानमंत्री एसपीजी के विशेष सुरक्षा घेरे में रहते हैं। उनके लिए वीआईपी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है उनकी सुरक्षा के लिहाज से, यानी पीएम के आने जाने के दौरान इलाके में आम लोगों की एंट्री बंद करनी पड़ सकती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी के संगम दौरे के लिए स्मार्ट ट्रैवल प्लान बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 घंटे महाकुंभ में रहे और इस दौरान मेला क्षेत्र में न तो ट्रैफिक बदलना पड़ा, न ट्रैफिक रोकना पड़ा और न आम लोगों का स्नान रोकना पड़ा। यह सब कैसे हुआ? कैसे पीएम मोदी ने सनातनियों को तकलीफ ना हो इसका ध्यान रखा? इसके बारे में सुनिए। पीएम मोदी दिल्ली से एयरक्राफ्ट से प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से अरैल में डीपीएस स्कूल तक हेलीकॉप्टर से आए। फिर डीपीएस स्कूल से अरैल घाट पीएम मोदी कार से गए। पीएम मोदी अरैल घाट से त्रिवेणी संगम तक स्टीमर में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, उसी रूट से वापस लौट गए। इस दौरान महाकुंभ मेला क्षेत्र में कहीं कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, ना ही ट्रैफिक रोकना पड़ा, ना लोगों को रोका गया। आम लोग आराम से स्नान कर रहे थे। पीएम मोदी संगम में डुबकी लगाकर पूजा करके चले भी गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। यह है नरेंद्र मोदी का अपना स्वभाव कि ठीक है उनकी आस्था है, वो जा रहे हैं डुबकी लगाने, लेकिन सनातनियों को दिक्कत ना हो इसका भी ध्यान रखा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। मिल्कीपुर उपचुनाव पर क्या खबर आई? योगी ने अखिलेश से अयोध्या की हार का बदला ले लिया है क्या? अब इसका चर्चा। दिल्ली का चुनाव एक तरफ और यूपी का मिल्कीपुर उपचुनाव एक तरफ। दोनों जगह एक ही दिन वोटिंग हुई, लेकिन यूपी की ये एक सीट उतनी ही लाइमलाइट में रही जितनी दिल्ली की 70 सीटें। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए भी उतनी ही जोर आजमाइश हुई जितनी दिल्ली जीत के लिए। यह वो सीट है जो लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। मिल्कीपुर सीट की जीत हार से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन फिर भी दोनों पार्टियां, दोनों नेताओं अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ ने ताकत झोंकी, क्योंकि सीधा मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है।
समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान पूरी टीम उतार दी। अखिलेश तो आए ही, डिंपल यादव ने भी चुनाव की कमान संभाली। वहीं बीजेपी की तरफ से सीएम योगी समेत मंत्रियों की पूरी टीम ने कमान संभाल रखी। मिल्कीपुर उसी अयोध्या की विधानसभा की सीट है जहां से जीतने के बाद वहां के अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय बने फिर रहे हैं। अयोध्या सीट जीतने का ही नतीजा है कि अखिलेश यादव ने उनके बेटे यानी अवधेश जी के बेटे पर दांव खेला। समाजवादी पार्टी पर तो इतना दबाव था कि आज सुबह से ही उनकी सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। ग्राउंड पर नेताओं ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। पूरे दिन ऐसा माहौल बनाया गया जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव में जबरदस्त धांधली हो रही, 90 के दौर वाली बूथ कैप्चरिंग चल रही हो मानो। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के आरोपों का समर्थन करती एक भी ऐसी तस्वीर नहीं आई। मिल्कीपुर में आज वोटिंग हुई तो पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुरुषों के साथ ही महिलाओं ने भी जमकर वोटिंग में हिस्सा लिया। इन लंबी लंबी लाइंस में 70-70 साल के, 80-80 साल के बुजुर्गों को भी देखा गया। न हंगामा, न शोर, न शराब। देखिए ना कहां कौन किसको रोक रहा है बॉस। चूंकि इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजर थी, इसलिए प्रशासन पहले से चौकन्ना था। व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया था। अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु प्रसाद ये सब अपने अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे कि वो चुनाव जीते। लेकिन यूपी में इतना बड़ा चुनाव हो और वो भी आराम से हो जाए, कोई विवाद ना हो, विपक्ष कोई आरोप ना लगाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आरोप लगाने के लिए आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम एक्टिव हो गई। वोटिंग शुरू होते ही सबसे पहला ट्वीट सुबह 6:57 पर ही ठोक दिया। बताया कि समाजवादी पार्टी का एजेंट नहीं बनने दिया जा रहा है, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। लेकिन इस शिकायत के बाद तो समाजवादी पार्टी ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट करने शुरू कर दिए और 8 घंटे में 80 से ज्यादा ट्वीट कर डाले। बाद में शिकायतों का सिलसिला चलता रहा। समाजवादी पार्टी ने कई वीडियो भी शेयर किए। आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग वोटिंग को रुकवा रहे हैं, फर्जी वोट डलवा रहे हैं। लेकिन किसी भी वीडियो में कोई सबूत नहीं था, बस आरोप था। समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम जितनी एक्टिव थी, ग्राउंड पर उनके प्रत्याशी भी उतने ही एक्टिव दिखे। अवधेश प्रसाद के बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत यादव ने भी लगे हाथ आरोप लगा दिया कि मतदाताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। अजीत प्रसाद को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा अजीत प्रसाद ने कैसे अपनी ही पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है, लेकिन कुछ शिकायत मुझे मिल रही है कि वहां पे एजेंडों को है और मतदाताओं को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। अजीत प्रसाद ने प्रशासन पर आरोप तो लगा दिए, लेकिन एक वीडियो ने उनकी पोल खोल दी। सपा प्रत्याशी घाटमपुर केंद्र पहुंचे तो बीजेपी के एक एजेंट से भिड़ गए। पहले अजीत प्रसाद ने बीजेपी एजेंट को फर्जी वोट डालने को लेकर धमकाने की कोशिश की। जब बीजेपी एजेंट ने अपना आईडी कार्ड निकालकर दिखाया तो उसके साथ धक्का मुक्की की गई। अजीत प्रसाद ने तो 5 सेकंड में देख लेने की धमकी तक दे डाली। देखिए जरा वहां क्या हुआ, उसके बाद बताऊंगा अवधेश प्रसाद ने कैसे अपने बेटे के लिए कमान संभाला। अंदर आइए यार, हम एजेंट हैं तब बस। और बताओ यार, ये काम न करा करो। चलो तुम्हें ये लोग डरवाया है सर, बोल रहे हैं संतोष। हाँ, तुम्हें दिक्कत है मत करो। ये पूरा अपने औकात को भूल गया बाटे, हमारा औकात क्या हुआ है। 5 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओ, आराम से रहो। ये लगाओ, ये लगाओ। हाथ क्यों दिखा रहे हो? ये जाए ना यार, हाथ क्यों दिखा रहे हो? भैया सुनो, प्रधान अंदर बैठे, प्रधान अंदर बैठेगा। चुनाव हो जो ना, क्यों एजेंट कह दिया इस पर चुनाव होता है? एजेंट नहीं बोलता है। अलाउ किया अंदर बैठे, आप बैठे अंदर, आप अंदर क्यों बैठे हो? भाषा सही कर। अपने बेटे की राजनीतिक पारी के लिए सांसद अवधेश प्रसाद भी सुबह से एक्टिव थे। अब तो उन्होंने लाइमलाइट में रहना भी सीख लिया। पहले रो कर थे, आज पूजा करके थे। सबसे पहले आज अवधेश प्रसाद ने भगवान के सामने पूजा पाठ किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जीत का आशीर्वाद लेने के बाद अवधेश प्रसाद ने अपने पोलिंग एजेंटों से बात करनी शुरू की। एक पोलिंग एजेंट ने जब शिकायत की तो कैसे अवधेश प्रसाद ने यहां तक कह दिया कि गोली खा लेना लेकिन वोट पर डाका नहीं पड़ने देना। सुनिए एक बार। इनकी डकैती देखेंगे, जो इस गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम देखेंगे, बताएंगे। आप चिंता न करो, मेरी तरफ से कह दो, गोली खा लेना, जान दे देना, लेकिन वोट हर हालत में डाका न पड़ने पावे।
ठीक है? डरो नहीं, नहीं डरेंगे सर, नहीं डरो, नहीं डरेंगे। सांसद जी फोन लगातार आ रहे हैं, कैसा जा रहा है इलेक्शन? क्योंकि फोन पे तो शिकायतें आ रही हैं। ऐसा है, ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ये चुनाव अवधेश प्रसाद, अजीत प्रसाद का चुनाव नहीं रह गया, जनता का चुनाव रह गया। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ योगी बाबा की सरकार है। निश्चित तौर से जनता और सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। सरकार गुंडागर्दी करा रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, बूथ के ऊँटों पर डकैती डलवा रही है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतेगा। सब बोल देना है, बूथों पर डकैती डल रही है। कहाँ है? वीडियो नहीं है, लेकिन बूथ पर डकैती डल रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी हारेगी, ताकि अगर कल को जीत जाए तो कहें कि हाँ पब्लिक ने जवाब दे दिया, हार जाए तो बूथ कैप्चर हुआ। गजब करते हैं यार। उधर मिल्कीपुर चुनाव को लेकर अखिलेश यादव भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। उन्होंने आईडी चेक करते हुए पुलिस वाले का एक फोटो ट्वीट किया और आरोप लगाया कि मतदाताओं में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही। लेकिन यहां भी अखिलेश यादव का दांव नहीं चला। यूपी पुलिस ने अखिलेश के दावों की पोल खोल दी। अयोध्या पुलिस ने भी एक ट्वीट किया जिसमें 2 फोटो शेयर करते हुए बताया कि मतदाताओं का नहीं बल्कि एजेंट्स का आईडी चेक किया गया है। अयोध्या के एसएसपी को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा मिल्कीपुर में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया। आपको याद होगा इसके पहले जब बाईपोल हुआ था यूपी का, तब भी यह माहौल बनाया गया था कि मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया जा रहा, जबकि नवभारत ने कैमरे पर दिखाया था कि मुसलमान खुद कह रहे भाई हमको तो आराम से वोट देने मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे मिल्कीपुर उपचुनाव में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, वोटिंग में धांधली चल रही, बीजेपी और प्रशासन साजिश रच रहा है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। हवा बहुत तेजी से चल रही भैया, उड़ गई, सपा उड़ गई यहाँ से। यहाँ पे बस कमल। लेकिन सपाई तो बड़े आश्वस्त है कि नहीं साहब, जो कैसे जीती है विधायक वैसे जीतेंगे। उनको 8 तारीख को पता चलेगा कि कैसे जीती है। भाजपा यहाँ बहुत अच्छे मतों से जीती है। वजह क्या है? मतलब क्या तैयारी का स्तर ज्यादा रहा कि मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी, या फिर सपा की तैयारी में कोई कमी? तैयारी अच्छी थी यहाँ पे। अच्छा, भाजपा का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा, बहुत अच्छा चला। आप लोगों ने जब वोट दिया तो क्या सोच के दिया वोट? बस विकास का मुद्दा है, हिंदुत्व को देकर हम लोग ने वोट किया। आज के आप कह सकते हैं 3 साल पहले अयोध्या कोई जान नहीं रहा था, अब पूरे विश्व के लोग अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं। इससे यहाँ पे रोजगार बढ़ा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा कम हुआ अयोध्या में, है ना। नहीं जानते थे लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया। तरक्की वाली अयोध्या के लिए वोट दिया। तरक्की वाली अयोध्या के लिए, नए अयोध्या के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत आभार। अयोध्या का, मिल्कीपुर की पूरी जनता से यही अपील थी जो उन्होंने 2000 में लोकसभा चुनाव में कहा था गलती की थी, वो विधानसभा गलती का जिक्र कर दी, सोशल मीडिया पे बड़ा चला था वो। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है। ये समय का जो हिस्सा है, जो इस समय चल रहा है, इनके झूठ का प्रपंच बहुत ज्यादा है। हर बात में झूठ, कोई काम नहीं है, सब झूठ। मिल्कीपुर की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई मतलब। आज सुबह से शाम हो गई लेकिन समाजवादी पार्टी एक भी दांव उनका चल नहीं पाया। हर बार उनके आरोप और झूठ का पुलिंदा पकड़ा गया। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन लखनऊ में चुनाव आयोग पहुंच गया। सपा ने चुनाव आयोग से जो शिकायत की है वो भी सुनिए। 11 बजे तक तो मामला ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद से पूरी तरह से चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वहां के नेता हैं, उन लोगों ने पीठासीन अधिकारियों से मिलकर के सभी लगभग 100 से अधिक बूथों से
समाजवादी पार्टी के एजेंट हटा दिए गए हैं और उनमें जबरदस्ती मिल करके पीठासीन अधिकारी से फर्जी वोट डलवाने का काम किया जा रहा है। पूरी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के वोटरों को डरा करके धमका करके भगा दिया गया है। यानी समाजवादी पार्टी ने अपने ही नेताओं की पोल खोल दी, क्योंकि अखिलेश यादव ने सुबह 10:15 बजे शिकायत वाला ट्वीट किया था। उनकी पार्टी सुबह 7 बजे से शिकायत का रोना रो रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता खुद अभी आपने सुना कह रहे हैं कि 11 बजे तक सब ठीक था। तो जब 11 बजे तक सब ठीक था तो सोशल मीडिया पे माहौल काहे के लिए बना रहे थे आप लोग? क्या अखिलेश यादव झूठ बोल रहे थे क्या? लेकिन हर बार का यह पैटर्न बन गया है। हंगामा कर दो, हार गए तो कह देंगे कि हाँ भाई यही सब हुआ इसलिए हार गए, जीत गए तो कौन पूछ रहा है।